एक और बहुत अहम मामला है और एक अच्छी खबर है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर है कि दुनिया के दो बड़े इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और ईरान अब ना सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं बल्कि सिफारती रवाबित भी बहाल हो गए हैं। और इस अहम डेवलपमेंट ने दुनिया को हैरान कर दिया है, जबकि इस्राइली मीडिया इस अमन मुज़ाकरात को अपनी नाकामी करार दे रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन का कहना है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे से यमन में जंग के खात्मे और तनाज़े के सियासी हल की राह हमवार होगी। और इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर कि वो कहते हैं डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि दुनिया पहले से ही समझ रही है कि बहुत कुछ अचीव हो गया है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत कुछ करना अभी बाकी है जमील साहब। जी हाँ, देखें, पसे पर्दा यानी कि बैकडोर चैनल से बहुत काम हो रहे होते हैं। अभी ये पहला ब्रेक थ्रू है और अच्छा ब्रेक थ्रू है और उसकी वजूहात हैं। वजूहात मैं बताता हूँ आपको चंद लम्हों में। बट बेसिकली देयर हैज टू बी अ बैकग्राउंड। सऊदी अरेबिया वंस इट वाज अटैक्ड in 2019 and UAE once it was attacked in 2021. So at that time they were expecting a military response from the US and its allies towards Iran. That didn't happen for a variety of reasons. You have आपके पास टाइम कम है इसलिए उसको ज़्यादा न्यूज़ डायलेट करते हैं। लेकिन एक वहाँ फिर दूसरा जब ऑयल पे पाबंदी लगाना शुरू की, प्रोडक्शन पे कि प्रोडक्शन को कट करें पिछले दिनों पिछले साल, तो उस वक्त सऊदी अरब के थोड़े से मामलात इतने अच्छे नहीं रहे और भरोसा ट्रस्ट का जो लेवल था उस पर कम हुआ। लेकिन क्या यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, क्या उससे विड्रॉ हो गया है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। वो अपने उस मिशन पे कायम दायम रहेगा। लेकिन चाइना की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी इतनी सटल किस्म की है, जैसे चाइना इकोनॉमिक अपनी प्रोग्रेस उसने बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में की। 2015 से BRI भी ले आया, उससे पहले से काम कर रहा है। तो जो इस वक्त सऊदी अरब में इस वक्त चाइना की इंग्रेस है, उसके पीछे रशिया की पहली दफा मिडिल ईस्ट में आमद है, मेडिटेरेनियन सी में अपने बहरे बेड़े के साथ, जो कि तकरीबन 40 साल के बाद 35 साल के बाद ये हुआ। तो खित्ते में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। जब सऊदी अरब ने देखा कि ईरान जिस मकसद को हासिल करना चाहता था, जैसी PO की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि न्यूक्लियर एकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि P+5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी राइट जमील साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे वैसे आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ जमील साहब कि आप सब लोग ये जानते हैं, सारे माहिरीन भी ये कहते हैं कि सऊदी अरब, ऑफ कोर्स सऊदी अरब इजराइल का बहुत खास दोस्त है, पड़ोसी है। नियोम सिटी जो नया शहर बन रहा है $500 बिलियन का, वो भी इजराइल बॉर्डर के ऊपर बन रहा है। अब कहते ये थे लोग कि क्योंकि इजराइल इज सो क्लोज टू सऊदी अरब, तो सऊदी अरब इसीलिए ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डालता है। क्या आप समझते हैं कि इजराइल ईरान को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सका, इसीलिए अब स्ट्रेटजी या प्लान बी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले दिनों इजराइल ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो ईरान के खिलाफ की थी उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके। उसके बावजूद मामलात जो वो चाहते थे जिस तरीके से, उस तरफ वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता था कि वो एक्सरसाइज इसलिए की थी कि ईरान को न्यूट्रलाइज करें, यानी कि उनकी इनरिचमेंट प्रोग्राम को इसी तरीके से तबाह करें या ख़त्म करें। लेकिन वो मुमकिन नहीं था, टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। जब ये सारी बातें हो गई और सऊदी अरब ने देखा कि अब अगर ऐसा नहीं है और चाइना एक ऐसा नया प्लेयर बन के आया है जो ईरान को जो अमेरिका सऊदी अरब के मफाद के बरखिलाफ नहीं जाने देगा, ये तासुरात जब होते हैं तब इस किस्म की मामलात आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जमील साहब, अब इसके असरात क्या देख रहे हैं खित्ते में? इसके असरात क्या हैं पाकिस्तान के लिए? किस लिहाज से अच्छा हो सकता है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत खुशगवार, लेकिन डिपेंड करता है कि खित्ते के ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान, अपनी सफारतकारी से इस मामले को किस तरह लेके चलता है। पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन मरहला था कि वो बैलेंस कर सके। अब ये बैलेंस उनको प्लेट में मिल गई है होके सऊदी अरब और ईरान की। लिहाजा ईरान के साथ हमें अपने ताल्लुकात जो थोड़े से कभी कभी मध्यम हो गए थे, उसको बड़ी जल्दी बेहतर करना चाहिए। और चाइना की और जो ईरान में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में हमें शामिल होना चाहिए। मेरी मुराद है जियोपॉलिटिकल और साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। अभी आपके ख्याल में इस ब्लॉक में क्या सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है ये चीन के साथ?
नहीं, सऊदी अरब तो देखें शामिल इकोनॉमिकली हो गया, और अब जब चीन ने इसको मीडिएट किया है तो सऊदी अरब ने बैकडोर चैनल से कुछ तो गारंटी ली होगी ना, उसके बगैर तो सऊदी अरब उस मामले में, और फिर अमेरिका ने इसको क्यों बर्दाश्त किया है? ये एक एनर्जी का कॉरिडोर है पूरे दुनिया का। अगर ये चपखलिश बढ़ती और ये हिद्दत बढ़ती और ये लड़ाई हो जाती तो दुनिया का 50% एनर्जी यानी दुनिया बैठ जाती। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, या अमेरिकन अलाइज या यूरोपियन, कि किसी तरह ये एनर्जी कॉरिडोर बंद हो जाए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जंग की वजह से। तो इस वक्त मौजूदा हालात में ये विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो विन विन सिचुएशन के तहत उन्होंने ये सारे मामला को तय करने की कोशिश की, जिसमें कि पाकिस्तान के लिए उभरते मंजरनामे में SCO के तहत ये मामला काफी बेहतर पाकिस्तान अपने हक में कर सकता है। अगर टाइम है तो मैं मजीद डिस्क्राइब कर जमील साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट माजरत के साथ। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात रखे हुए हैं, क्या वो हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी है या फेलियर है, एक फियास्को है? क्योंकि हम ईरान से बिजली तो खरीद सकते हैं ऑफिशियली, लेकिन सर पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं, वो अनऑफिशियली खरीदते हैं, स्मगल कराते हैं पूरे पाकिस्तान में, ताकि हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हो, मुल्क को भी नुकसान हो, महंगा पेट्रोल भी गरीब आदमी खरीदे। सस्ता पेट्रोल खरीदने के लिए आपको थोड़ा हब की तरफ कराची से 2 घंटा दूर जाना होगा, वहां आपको 70-80 रुपए लीटर मिल जाएगा। तो ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी, कुछ बताएंगे जमील साहब? देखिए, इसमें ईरान का कसूर या पाकिस्तान का कसूर इतना है कि पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया ने एग्जेम्पशन ली है, ट्रेजरी एक्ट जो अमेरिका का है, सैंक्शन जो लगे हुए हैं, उससे ट्रेजरी एक्ट का उनका एक है, उसका नंबर 87 या इस तरह है, तो उसके तहत उन्होंने एग्जेम्पशन ली है इंडिया ने। हमें चाहिए था कि अमेरिका हमारे से जब भी पिंगें बढ़ाता है या जब भी हमारे साथ ताल्लुकात को हम उनसे रखना चाहते हैं, तो उसमें साथ साथ हमें ये रखना चाहिए कि अगर आप इंडिया को दे सकते हैं कि ये सैंक्शन की, तो हमें भी दे दें, तो ऑयल हम भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पशन की बात दरअसल सैंक्शन की बात थी, जिसकी वजह से ये मामला है। मेरा इंडिया खुश हो रहा होगा, उदास हो रहा होगा इस सारी सूरत-ए-हाल पे? आगे जाके इंडिया दिल में बहुत खुश हो रहा होगा। इस वक्त उदासी अपनी कहीं भी जाहिर नहीं करेगा, इसलिए कि ईरान के साथ इंडिया के बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, हमसे ज्यादा, और हमसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। ईरान अंदर से खुश हो रहा होगा, अमेरिका को नाराज नहीं करेगा, जाहिरी तौर पर वो खुशी का इजहार नहीं करेगा, आगे जाके बहुत फायदा उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हाल पर आपने बड़ी प्रॉपर एक कहते हैं ना कि एनालिसिस उन्होंने दिया है कि समझ आ जाए समझने वालों को कि आखिर ये गेम चल क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।